हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू ओनली यूपीएससी। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की यूपीएससी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। प्रीलिम्स पास में आ रहा है, दिन पर दिन जो दिन है वो कम होते जा रहे हैं और आपकी तैयारी में जो कठिनाइयाँ थी उनको कम करने की कोशिश में भी हम लगे हुए हैं। अगर बात की जाए क्लासेस की तो हमने आपके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करे, सिलेबस के बारे में डिस्कशन हुआ। अब समय आ गया है कि हम बेसिक्स टू एडवांस की तरफ चलें और अपने जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको अब एडवांस लेवल तक ले जाएं। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं कि ये यूनिवर्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ। अभी तक हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स में जो भी पढ़ा, हमने पढ़ा अर्थ हमारी एक मिल्की वे गैलेक्सी का हिस्सा है, मिल्की वे गैलेक्सी हमारी यूनिवर्स का हिस्सा है। लेकिन आज की क्लास में हम ये समझने वाले हैं कि ये यूनिवर्स आखिर अपने इस रूप में आया कैसे, यूनिवर्स जो ये ब्रह्मांड है ये बना कैसे, इसका जो जन्म है वो हुआ कैसे। ये इसके पीछे जब तक काफ़ी सारी थ्योरीज़ हैं, अलग अलग स्कॉलर्स ने पुराने समय में काफ़ी सारी थ्योरीज़ दी हैं, लेकिन उन सब में जो सबसे प्रचलित थ्योरी है और आज भी उस थ्योरी को माना जाता है, साइंटिफिकली प्रूवन थ्योरी माना जाता है, वो है द बिग बैंग थ्योरी। जी हाँ, द बिग बैंग थ्योरी। आपने इस थ्योरी के बारे में काफ़ी कुछ सुना होगा, पढ़ा भी होगा और आज उसी थ्योरी के बारे में हम समझने वाले हैं कि क्या है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी से पहले क्या हुआ करता था। अगर यूनिवर्स बिग बैंग थ्योरी के बाद बनी है या बिग बैंग थ्योरी होने की वजह से ये यूनिवर्स का जन्म हुआ है, तो बिग बैंग थ्योरी से पहले क्या हुआ करता था। क्या यूनिवर्स थी या यूनिवर्स नहीं थी। अगर यूनिवर्स थी तो वो किस तरीके की थी, और अगर यूनिवर्स नहीं थी तो फिर क्या हुआ करता था बिग बैंग थ्योरी के पहले। आज इन्हीं सब सवालों के जवाब हम इस क्लास में समझने वाले हैं। आपको इन सब सवालों के जवाब आज मिल जाएंगे। उससे पहले जो लोग इस चैनल पे नए हैं और आज इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये जो क्लासेस आप देख रहे हैं या आगे आप कंटिन्यू करने वाले हैं, ये ओनली यूपीएससी ने अपने आरंभ बैच के द्वारा कंडक्ट कराई हैं या कंडक्ट करा रहा है। ओनली यूपीएससी आरंभ बैच के द्वारा उन बच्चों की मदद कर रहा है जो कोचिंग की हाई फीस अफोर्ड नहीं कर सकते या किसी दूसरे शहर में जाकर अपनी पढ़ाई नहीं कर सकते, लेकिन ज़िंदगी में कुछ बड़ा करने का जो उनका जज्बा है उन्हें कोई कम नहीं कर सकता। इसीलिए ओनली यूपीएससी सिर्फ और सिर्फ उन कैंडिडेट्स के लिए जो अपनी लाइफ में सीरियस हैं, अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, अपने बड़े मुकामों को हासिल करना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए ओनली यूपीएससी आरंभ बैच लेकर आया है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो रिक्वेस्ट है आपसे कि आप प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके, ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियोस को शुरुआत से देखिए 10 से 12 क्लासेस हम ले चुके हैं, सिलेबस पे भी डिस्कशन हो चुका है। वक्त लगेगा लेकिन वो वक्त आपका ज़ाया नहीं जाएगा, क्योंकि अगर आप उन वीडियोस को देखे बिना यहाँ तक आए हैं, अगर आपने जंप किया है तो कहीं ना कहीं आपको कॉन्सेप्ट समझने में बिल्कुल परेशानी होने वाली है। तो अगर आप एक एडवाइस की तरह इस चीज़ को लें तो मेरी एडवाइस आप सबके लिए ये है, जो आज इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, कि प्लीज़ प्लेलिस्ट को देखिए, उसमें शुरू से आप जो कोर्स है उसको शुरू से कीजिए, फिर आप इस वीडियो तक आइए। जो लोग हमारे साथ शुरुआत से जुड़े हुए हैं उनको पता होगा कि ओनली यूपीएससी की क्या अप्रोच रहती है, किस तरीके से क्लासेस कंडक्ट कराई जाती हैं। तो आज की क्लास में हम जो पढ़ने वाले हैं उसे शुरू करते हैं, उसे समझने की कोशिश करते हैं। आप अपनी मेहनत लगन के साथ यहाँ पे बने रहिए। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारी क्लासेस किस तरीके से पसंद आ रही हैं। आइए शुरू करते हैं। बात करनी थी यूनिवर्स की। यूनिवर्स हमने जब अपना पहली क्लासेस में पढ़ा था तो हमने देखा था यूनिवर्स जो भी इस पूरे संसार में एग्जिस्ट करता है, मौजूद है, वो सब किस में है। अगर हम कहेंगे कि हम यहाँ पे हैं, हम अर्थ पे हैं, बट अर्थ भी किसी चीज़ का हिस्सा है। अर्थ है मिल्की वे गैलेक्सी का हिस्सा, बट उससे भी पहले अर्थ एक सोलर सिस्टम का हिस्सा है, सन के सोलर सिस्टम का हिस्सा है। सोलर सिस्टम, हमारे जो सन है वो
किसका हिस्सा है, वो है मिल्की वे गैलेक्सी का हिस्सा। जैसे कि मिल्की वे गैलेक्सी है वैसे ही अनंत गैलेक्सीज़ मौजूद हैं हमारे इस यूनिवर्स में। अभी तक उनका पता लगाना बाकी रह गया है। साइंटिस्ट दिन पर दिन ये खोज करते रहते हैं कि जैसे कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है, उसमें क्या हमारे सोलर सिस्टम की तरह और भी सिस्टम्स मौजूद हैं, या हमारी गैलेक्सीज़ की तरह इस यूनिवर्स में और भी गैलेक्सीज़ मौजूद हैं, या इस यूनिवर्स में और क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम अभी तक जान नहीं पाए हैं, अनजान हैं। तो अगर हम यूनिवर्स की बात करें तो यूनिवर्स में आती हैं अनगिनत गैलेक्सीज, जिसमें से हमारी जो गैलेक्सी है वो है मिल्की वे गैलेक्सी। गैलेक्सीज के अंदर अगर हम एक एक इंडिविजुअल गैलेक्सी की बात करें तो हर एक गैलेक्सी में कई सारे बिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं। आप अगर रात के अंधेरे में बाहर निकलेंगे तो आपको खुले आसमान में कई सारे टिमटिमाते हुए सितारे नज़र आएंगे। वो सारे स्टार्स होते हैं। कुछ स्टार्स हमारी खुद की गैलेक्सीज के होते हैं, कुछ स्टार्स किसी और गैलेक्सी के भी हो सकते हैं। अब आप जब हम स्टार्स के बारे में पढ़ेंगे तो हमें ये जानने को मिलेगा कि स्टार्स का जो साइज़ है वो बहुत बड़ा है, सन भी बहुत बड़ा है, लेकिन ये स्टार्स हमें इतने छोटे क्यों दिखाई देते हैं? उनका रीज़न ये है कि उनकी जो दूरी है हमसे वो इतनी ज़्यादा है कि उनके बड़े साइज़ के बावजूद भी वो हमें छोटे नज़र आते हैं। तो गैलेक्सीज में कई सारे स्टार्स होते हैं, कई सारी यूनिवर्स हैं, गैलेक्सीज हैं, कई सारे स्टार्स हैं, और हर स्टार का एक सोलर सिस्टम है। हमारे केस में उसे हम सोलर सिस्टम कहते हैं, क्योंकि वो हमारा सन का जो नाम है वो है सन। ठीक है, कई सारे सोलर सिस्टम्स रहते हैं, कई सारे उसमें प्लैनेट्स होते हैं, अर्थ होते हैं। अर्थ हमारा एक प्लैनेट है जिस पे हम रहते हैं। तो ये जो आप समझोगे यूनिवर्स है, गैलेक्सीज हैं, हमारी गैलेक्सी जो है वो मिल्की वे गैलेक्सी है। गैलेक्सीज में स्टार्स होते हैं, कई सारे स्टार्स होते हैं। हमारा जो स्टार है उसमें स्टार्स होते हैं, हर स्टार का एक सिस्टम होता है। हमारा जो स्टार का सिस्टम है वो है सोलर सिस्टम। मतलब हमारी अर्थ जिस सोलर सिस्टम में आती है उसे हम सोलर सिस्टम कहते हैं, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है, जिस सिस्टम में हमारी अर्थ आती है, वो सिस्टम का जो हेड है वो है सन, और सन को ग्रीक लैंग्वेज में कहते हैं सोल, इसलिए उसका जो सिस्टम है वो हो गया सोलर सिस्टम। अब ये यूनिवर्स कब बनना शुरू हुई, बिग बैंग थ्योरी ने कब जो है बिग बैंग थ्योरी कब हुई, यूनिवर्स कब बनना शुरू हुई, यूनिवर्स बनने से लेके अर्थ बनने तक का जो सफ़र है, हम आगे की 2-3 क्लासेस में ये डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की इस क्लास में हम जानेंगे कि यूनिवर्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ, फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स। फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स। तो फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स के लिए जो अलग अलग काफ़ी सारी थ्योरीज जो अलग अलग स्कॉलर्स ने दी हैं, वो सारी थ्योरीज़ हैं, उनको लोगों ने पढ़ा है, उनके ऊपर अध्ययन किया है, विचार विमर्श किया है, लेकिन वो कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से, किसी न किसी फैक्ट या साइंटिफिक रीज़न की वजह से फेल होती हुई नज़र आई हैं। एक बिग बैंग थ्योरी ही ऐसी है जो हर एक स्टेप में आगे बढ़ती गई है, पास होती गई है, और आज भी साइंटिस्ट और सारा जो ब्रह्मांड है, पूरा जो वर्ल्ड है, वो बिग बैंग थ्योरी को ही यूनिवर्स की फॉर्मेशन के पीछे का रीज़न मानता है। तो ये बिग बैंग थ्योरी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड थ्योरी है यूनिवर्स के फॉर्मेशन के लिए। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बिग बैंग थ्योरी। से यूनिवर्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ। उससे पहले अगर हम ब्रीफ में ये समझना चाहें कि बिग बैंग थ्योरी से लेके अर्थ का जो रास्ता है वो कैसे होके गुजरता है, तो 5 मिनट लगेंगे इस चीज़ को समझने के लिए कि बिग बैंग थ्योरी से जो अर्थ का फॉर्मेशन हुआ है किस तरीके से हुआ है। इससे आपको एक जो है वो रोड मैप मिलेगा कि हम क्या क्या आगे पढ़ने वाले हैं। फिर हम वापस आएंगे बिग बैंग थ्योरी से यूनिवर्स का फॉर्मेशन किस तरीके से हुआ। तो आइए पहले इस चीज़ को समझ लेते हैं। बिग बैंग थ्योरी से बिग बैंग थ्योरी जब हुई, उससे लेके अर्थ के फॉर्मेशन तक के जो स्टेप्स हैं उसको एक बार में झटपट से समझ लेते हैं, फिर हमें आसानी होगी एक एक स्टेप को इंडिविजुअली समझने में।
तो जब बिग बैंग थ्योरी, सबसे पहले एक एटम हुआ करता था जिसको हम सिंगुलैरिटी के नाम से जानते थे। जब बिग बैंग थ्योरी हैपेंड विद बिग बैंग थ्योरी, तो बेसिकली बिग बैंग थ्योरी क्यों कहा जाता है? बिग बैंग, बिग बैंग का मतलब है बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लोजिव, बहुत मतलब एकदम से बहुत ही ज़्यादा विस्फोट हुआ। किसका विस्फोट हुआ? सिंगुलैरिटी का विस्फोट हुआ। तो जब सिर्फ और सिर्फ सिंगुलैरिटी एग्जिस्ट करा करती थी, तो बिग बैंग थ्योरी में जो है बिग बैंग थ्योरी हुई। बिग बैंग थ्योरी हुई, यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ, यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ, कई सारी चीज़ें बन के आई। उन सारी चीज़ों जैसे कि टाइम, स्पेस, एनर्जी और भी चीज़ें, कई सारी चीज़ें जो है फॉर्म हुई थी। इन सारी चीज़ों के मिलाप की वजह से कई सारी कॉम्प्लेक्स चीज़ें भी फॉर्म हुई, जैसे कि प्लैनेट्स हैं, सिस्टम्स हैं, गैलेक्सीज हैं, सोलर सिस्टम्स हैं। ये चीज़ें जो हैं ये प्राइमरी चीज़ें थी जो यूनिवर्स के फॉर्मेशन के साथ साथ ही फॉर्म हुई थी। जैसे कि टाइम, स्पेस, एनर्जी। टाइम क्या? वो टाइम जो कि इस यूनिवर्स को बनने में लगा, जो अभी भी चल रहा है और इतने साल बीत चुके हैं। स्पेस, वो स्पेस जिसमें यूनिवर्स जो है वो एग्जिस्ट करती है। एनर्जी, वो सारी एनर्जीज जो कि इस यूनिवर्स को फॉर्म करने में लगी हैं और आज भी कुछ ना कुछ फॉर्मेशन चल रहा है। उन सब में जो यूज़ होने वाली जो एनर्जी है वो उसको हम एनर्जी कहते हैं। फिर आता है मास या फिर मैटर। अगर कोई चीज़ फॉर्म हो रही है तो ज़रूरी है उसके लिए कि मैटर होना। अगर कोई मैटर नहीं है, कोई एलिमेंट नहीं है, तो हम चीज़ें बनाएंगे कैसे? तो ये सारी जो चीज़ें हैं यूनिवर्स के फॉर्मेशन के टाइम पे फॉर्म हुई थी और इन्हीं के मेल मिलाप से अलग अलग कॉम्प्लेक्स चीज़ें, मतलब कि उनको समझना काफ़ी मुश्किल है, ऐसी चीज़ें भी फॉर्म हुई, जैसे कि गैलेक्सीज, स्टार्स, प्लैनेट्स और सिस्टम्स। ये सारी चीज़ें भी जो है फॉर्म हुई थी। तो सबसे पहले फॉर्मेशन हुआ यूनिवर्स का, फिर धीरे धीरे जैसे ही टाइम जो है वो आगे बढ़ा, फिर फॉर्मेशन हुआ गैलेक्सीज का। तो गैलेक्सीज का फॉर्मेशन बेसिकली है क्या? गैलेक्सी का फॉर्मेशन है जब यूनिवर्स बनी, उसके बाद छोटे छोटे यूनिवर्स के अंदर छोटे अलग अलग ग्रुप्स बनने लगे मैटर के। जिस मैटर से यूनिवर्स बनी थी उसी मैटर के छोटे छोटे जब ग्रुप्स बनने लगे, तो उसी मैटर्स के जब ग्रुप बने, उन ग्रुप्स को कहा जाने लगा गैलेक्सीज। तो पहले बनी यूनिवर्स के बाद बनी गैलेक्सी। तो जब गैलेक्सी का फॉर्मेशन भी हुआ, फिर और टाइम बीता, तो अगर ये बहुत बड़ी यूनिवर्स है और उसमें हम इनको गैलेक्सीज मान लेते हैं, और अगर हम एक गैलेक्सी को फॉर एग्जांपल एक यूनिवर्स की तरह ही ट्रीट करें, तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ फॉर्म हुआ होगा ज़रूर। जी हाँ, अगर ये बहुत बड़ी सी यूनिवर्स है, उसमें कई सारी गैलेक्सीज हैं, ये फॉर्म हो रही हैं, तो वही सेम जो प्रोसेस यूनिवर्स में हुआ था जिसकी वजह से गैलेक्सीज फॉर्म हुई, वही सेम जो प्रोसेस है वो गैलेक्सी में भी हुआ था जिसकी वजह से फॉर्म हुए थे स्टार्स। जी हाँ, ये अगर यूनिवर्स है और ये अगर गैलेक्सीज हैं, तो ये जो छोटे छोटे आप ब्लॉक्स देख रहे हैं ये होंगे स्टार्स। तो ये एक सीरीज़ है, अगर आप समझोगे इस चीज़ को, कि सबसे पहले फॉर्म हुई यूनिवर्स के बाद फॉर्म हुई गैलेक्सीज। अगर गैलेक्सीज कई सारी गैलेक्सीज फॉर्म हुई हैं, तो इसी से हमें पता लगा लेना चाहिए कि हमारी जो गैलेक्सी है मिल्की वे गैलेक्सी, उसके अलावा भी कई सारी गैलेक्सीज हैं जिसके बारे में हमें जानना ज़रूरी है। अभी तक की अगर बात करें तो साइंटिस्ट ने पता लगा लिया है कि हमारी जो मिल्की वे गैलेक्सी है उसके नज़दीक सबसे ज़्यादा नज़दीक जो गैलेक्सी है वो है एंड्रोमेडा गैलेक्सी। ये जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। एंड्रोमेडा गैलेक्सी जो है वो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के सबसे पास वाली गैलेक्सी है।
मतलब नियरेस्ट गैलेक्सी अभी तक की जो कि साइंटिस्ट ने खोज कर ली है। हो सकता है उसके अलावा भी बहुत सारी गैलेक्सीज हो सकता है क्या हैं, लेकिन अभी तक साइंटिस्ट उसका पता नहीं लगा पाए हैं। तो जब ये यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद फॉर्मेशन हुआ गैलेक्सीज का, उसके बाद फॉर्मेशन हुआ स्टार्स का। अब जब स्टार्स का फॉर्मेशन हुआ उसके बाद की कहानी थोड़ी अलग है। स्टार्स बहुत सारे थे, बिलियंस ऑफ स्टार्स थे, हर एक स्टार की स्टडी करना थोड़ा मुश्किल था। उसके बाद हम अपने घर की तरफ बढ़ते हैं, मतलब अर्थ की तरफ बढ़ते हैं। जब बहुत सारे स्टार्स का फॉर्मेशन हुआ तब हम स्टडी करते हैं कि हमारे स्टार मतलब सन का फॉर्मेशन कैसे हुआ, सन कैसे बना, सन कैसे बना, फिर सन के साथ साथ उसके सिस्टम का फॉर्मेशन कैसे हुआ। फिर ग्रेजुअली अगर हम बात करें, अगर ये सपोज करो ये जो सन है, ये जो स्टार है ये हमारा सन है, अगर ये सन है तो सन का फॉर्मेशन कैसे होता है, कैसे हुआ था, क्या क्या प्रोसेस लगे थे, क्या क्या एलिमेंट्स बन के तैयार हुए थे जब सन फॉर्म हुआ था, उन एलिमेंट्स को हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ के आधार पे। अगर वो एलिमेंट्स बने तो क्या ऐसा प्रोसेस रहा कि सन के फॉर्मेशन के समय पे ही उसके प्लैनेट्स भी बन के तैयार हो गए थे, और उसके प्लैनेट्स बन के तैयार हो गए थे तो अगर वो प्लैनेट्स उसी समय उसी वक्त बन के तैयार हुए थे तो क्या ऐसी वजह है कि हर एक प्लैनेट की अलग अलग प्रॉपर्टी है, हर एक प्लैनेट अपने आप में यूनिक प्लैनेट है, ऐसी क्या वजह है। तो जब हम स्टार्स की बात करेंगे, सन की बात करेंगे, तो हम बात करेंगे सोलर सिस्टम की भी। जब हम स्टार्स की बात करेंगे तो हम बात करेंगे सोलर सिस्टम की भी, और सोलर सिस्टम में फिर हम बात करेंगे अर्थ की भी, अर्थ की भी। तो अगर आप इस पूरे चार्ट को समझने की कोशिश करेंगे, हम पढ़ रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स बिग बैंग थ्योरी के द्वारा। बिग बैंग थ्योरी के द्वारा यूनिवर्स का फॉर्मेशन किस तरीके से हुआ, लेकिन यूनिवर्स के फॉर्मेशन को समझने से पहले हम समझ रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्स के फॉर्मेशन को समझना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि बेसिकली हमें समझना है अर्थ का फॉर्मेशन। अर्थ के फॉर्मेशन को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ा। क्यों? क्योंकि अगर हमें ये पता लगाना है कि हमारा घर कहाँ मौजूद है तो उससे पहले हमें ये पता लगाना ज़रूरी है कि हमारा घर किस मोहल्ले में, किस शहर में, किस देश में मौजूद है। उसी तरीके से अर्थ का पूरा फॉर्मेशन जानने से पहले हमें उससे पहले हुए फॉर्मेशंस के बारे में जानना ज़रूरी है, क्योंकि अर्थ का फॉर्मेशन तो काफ़ी बाद हुआ है। उससे पहले जो भी चीज़ें मौजूद हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अर्थ के फॉर्मेशन में कॉन्ट्रीब्यूट करती हैं। तो उससे पहले हमने अभी एक छोटा सा जो टाइम मतलब एक टेबल है वो समझ लिया, क्योंकि हमें कौन कौन से स्टेप्स हमें पढ़ने रहेंगे अर्थ तक पहुंचने के लिए। तो अगर हम बिग बैंग थ्योरी से अर्थ तक की बात करें तो सबसे पहले जो है हमने देखा कि सिंगुलैरिटी एक एटम होता है। सिंगुलैरिटी एक एटम था जो कि बिग बैंग थ्योरी से पहले एग्जिस्ट किया करता था। जब बिग बैंग थ्योरी हुई उस तब फॉर्मेशन हुआ यूनिवर्स का। यूनिवर्स के फॉर्मेशन का मतलब है ये चारों चीज़ें बन के तैयार हुई, टाइम, स्पेस, एनर्जी एंड मास। जब ये चारों चीज़ें बन के तैयार हुई, उसी के मेल मिलाप से, इन चारों चीज़ों के मिलाप से कई सारी कॉम्प्लेक्स चीज़ें बन के भी तैयार हुई, जैसे कि स्टार्स, प्लैनेट्स एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। तो जब ये यूनिवर्स बन के तैयार हुआ तो जिस प्रोसेस से यूनिवर्स बना उसी फिर गैलेक्सीज का फॉर्मेशन हुआ, जिस प्रोसेस से गैलेक्सी का फॉर्मेशन हुआ, अगर उस प्रोसेस को हम एक सिंगल गैलेक्सी के अंदर देखें तो उसी प्रोसेस से हमें पता चलेगा कि स्टार्स का फॉर्मेशन भी हुआ। फिर हम आए स्टार्स पर। जब स्टार्स तक हम पहुँचे तब हमें पता चला कि उन्हीं स्टार्स में एक स्टार है सन नाम का, जो कि हमारा स्टार है, मतलब नियरेस्ट स्टार है हमसे। उसी के सिस्टम में, उसी के सोलर सिस्टम में हमारा जो प्लैनेट है अर्थ वो मौजूद है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे सोलर सिस्टम तक आए, फिर हम आए अर्थ तक। यही हमारी मंजिल है, यहीं तक हमें पहुँचना है, लेकिन उससे पहले कई सारे स्टेप्स हैं। तो आज की इस क्लास में, जैसे कि पहले भी बताया जा चुका है, हम यूनिवर्स के फॉर्मेशन के बारे में बात करने वाले हैं। काफ़ी डिटेल में एक एक कॉन्सेप्ट आपको समझाया जाएगा। काफ़ी ईजी है लेकिन कॉन्सेप्चुअल है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर आपका थोड़ा बेसिक क्लियर रहेगा हुआ होगा तो आपको समझ में आएगा, नहीं भी है कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पे आपके सारे बेसिक, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए ही हैं। तो आइए शुरू करते हैं कि यूनिवर्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ। आज से लगभग 13.7
बिलियन ईयर्स पहले, या फिर आप इसे बिलियन ईयर्स बिफोर प्रेजेंट भी लिख सकते हो। इन शॉर्ट फॉर्म BYBE। ठीक है, आज से लगभग 13.7 बिलियन ईयर्स बिफोर प्रेजेंट बिग बैंग थ्योरी हुई थी। BBT, बिग बैंग थ्योरी को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो BBT। बिग बैंग थ्योरी ने अपना जो रूप है वो 13.7 बिलियन ईयर्स बिफोर प्रेजेंट में दिखाया था। इतने साल पहले बिग बैंग थ्योरी ने दिखाया। तो जब बिग बैंग थ्योरी हुई तो क्या क्या हुआ? बिग बैंग थ्योरी के दौरान यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ। किस तरीके से हुआ, किस तरीके से यूनिवर्स बनी, क्या क्या उसके रूप थे, कैसे कैसे वो बनी। ठीक है, ये जब बहुत बड़ा एक्सपेंशन हुआ, बहुत बड़ा मतलब विस्फोट हुआ, तो बिग बैंग थ्योरी का मतलब क्या है? एक्सपेंशन। या फिर विस्फोट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो जब विस्फोट हुआ तो क्या क्या चीज़ें बन के आई? सबसे पहले तो हम लिख देते हैं स्पेस। स्पेस क्यों ज़रूरी है? जब यूनिवर्स बन के तैयार हो रहा है तो कुछ ना कुछ जगह तो चाहिए ना उसको बनने के लिए। तो स्पेस भी बन के तैयार हुआ था, जो कि 93 बिलियन लाइट ईयर्स जितना बड़ा है। 93 बिलियन लाइट ईयर्स। अब अगर आप में से कुछ बच्चों को पता होगा कि लाइट ईयर जो है वो टाइम की नहीं, डिस्टेंस की यूनिट है। लाइट ईयर्स आपको लग रहा होगा कि ये टाइम की यूनिट है, लेकिन नहीं, ये डिस्टेंस की यूनिट है। तो 93 बिलियन लाइट ईयर्स और इतनी बड़ी डिस्टेंस में जो स्पेस है उसमें यूनिवर्स फैला हुआ है। तो सबसे पहले बन के आया स्पेस, फिर टाइम मतलब कि ये टाइम, ये इतना टाइम तो बीत चुका है और आने वाला है लैप्स, मतलब कि 13.7 बिलियन ईयर्स। शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं BY, बिलियन ईयर्स। इतना टाइम तो बीत चुका है, अभी भी टाइम आगे बढ़ रहा है। मतलब कि स्पेस, टाइम, एनर्जी, मतलब फोर्सेस, डिफरेंट फोर्सेस। उससे पहले भी अगर हम बात करें तो बना था मैटर। मैटर मतलब कोई भी चीज़। मैटर क्या होता है? समथिंग विच हैज़ मास एंड स्पेस। कोई ऐसी चीज़ जिसका मास हो या फिर वो इस यूनिवर्स का कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा हो, उसे हम मैटर कहते हैं। तो कौन सा ऐसा मैटर था जो सबसे जल्दी बन के तैयार हुआ था? जब बिग बैंग थ्योरी हुई थी, जब बिग बैंग हुआ था तो उसके 3 मिनट के अंदर ही हाइड्रोजन फॉर्म हुआ था, मैटर फॉर्म हुआ था इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन। मतलब कि विदिन 3 मिनट्स, मतलब कि ऐसा सोचो कि कोई बॉम्ब फटा है और उसके बस 3 मिनट के अंदर ही कोई चीज़ बनके तैयार हुई है। तो वो कौन सी चीज़ थी? वो थी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बनके तैयार हुआ था विदिन 3 मिनट्स ऑफ बिग बैंग। मैटर के फॉर्म में हाइड्रोजन फॉर्म हुआ था, स्पेस इतना फॉर्म हुआ था, टाइम जो है वो इतना बीत चुका है, अभी आगे बढ़ रहा है, और एनर्जी के फॉर्म में डिफरेंट फोर्सेस थे। कौन कौन से फोर्सेस थे और उन फोर्सेस का क्या रोल है यूनिवर्स को फॉर्म करने में? सबसे पहले तो न्यूक्लियर फोर्सेस। फिर आता है ग्रेविटेशनल फोर्स। फिर आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। फोर्सेस क्यों ज़रूरी है, एनर्जी क्यों ज़रूरी है? देखिए, अगर आप इन
जो मैटर, ये जो 4 चीज़ें बन के तैयार हुई थी एट द टाइम ऑफ बिग बैंग, अगर आप इनको देखेंगे सीरीज वाइज तो आपको समझ में आएगा कि ये चारों चीज़ें क्यों ज़रूरी हैं। देखिए, जब मैटर बन के तैयार हो गया, मैटर तो बन के तैयार हो गया, लेकिन उस मैटर को आगे और चीज़ें फॉर्म करने के लिए भी कुछ चाहिए जो कि मदद करती है एनर्जी। अलग अलग तरीके के जो फोर्सेस हैं, अगर हम फोर्सेस हैं उनको देखें तो स्पेस, अगर कोई चीज़ बन के तैयार हो रही है, मैटर को रहने के लिए स्पेस चाहिए। अगर स्पेस नहीं है तो वो मैटर नहीं है। अगर कोई मास, मैटर क्या है, एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, ये जो है वो बेसिक जो डेफिनेशन होती है वो होती है मैटर की। मैटर बना तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ स्पेस भी होगा। जब स्पेस है ऑब्वियसली कुछ ना कुछ टाइम भी होगा जो फर्दर फॉर्मेशन के लिए लग रहा है। फिर हम बात करते हैं एनर्जी की। एनर्जी की हम बात क्यों करते हैं? एनर्जी की हम बात इसलिए करते हैं क्योंकि एनर्जी मतलब फोर्सेस क्यों? क्योंकि अगर कोई मैटर हाइड्रोजन बना है तो उसको बने रहने के लिए और उससे फर्दर जो है फॉर्मेशन करने के लिए हमें फोर्सेस की मदद लगेगी। न्यूक्लियर फोर्स हमें क्यों चाहिए? क्योंकि हाइड्रोजन एक एटम है, एटम को खुद में बने रहने के लिए न्यूक्लियर फोर्सेस की ज़रूरत पड़ती है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्यों? ग्रेविटेशनल फोर्स इसलिए क्योंकि अलग अलग एटम ग्रेविटेशनल फोर्स की या पुल की वजह से एक दूसरे के करीब आते हैं, न्यू मैटर का फॉर्मेशन करते हैं, तो जिसकी वजह से स्टार्स, प्लैनेट्स, इन सब का फॉर्मेशन हुआ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी कहीं ना कहीं एटम्स में काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हमने देखा कि ये जो 4 चीज़ें हैं ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। बिग बैंग के समय ये चारों चीज़ें बनके तैयार हुई थी। ठीक है, अब ये चारों चीज़ें बनके तैयार हुई, हर किसी का अपना अपना एक रोल भी हमने देख लिया। फिर क्या हुआ? उस समय जब यूनिवर्स बनी तो वो किस तरीके की थी, क्या उसका रूप था, क्या उसका टेम्परेचर था, किस तरीके की थी और फर्दर उसमें क्या क्या चेंजेस हुए। तो देखिए, जब मतलब एक्सप्लोजन हुआ था काफ़ी ज़्यादा, यहाँ पे हम एक्सपेंशन की जगह एक्सप्लोजन लिख दें तो सही रहेगा। एक्सप्लोजन सही वर्ड रहेगा विस्फोटक के लिए, एक्सप्लोजन। तो बेसिकली बिग बैंग थ्योरी मतलब एक्सप्लोजन, मतलब विस्फोट हुआ था। तो जब एक्सप्लोजन हुआ था तो जो मैटर जो हाइड्रोजन बन के तैयार, मतलब जो हाइड्रोजन बना था उस टाइम पे, वो काफ़ी ज़्यादा हॉट था क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ हुई थी उस चीज़ से, तो काफ़ी ज़्यादा हॉट था। तो इतना हॉट होने की वजह से वो एक स्पेशल फॉर्म में था। वो किस फॉर्म में था? प्लाज्मा की फॉर्म में था। देखिए, हम इस मैटर की 3 स्टेट्स जानते हैं, लिक्विड, सॉलिड एंड गैस। ये तीनों स्टेट्स हैं, लेकिन एक चौथी स्टेट भी होती है मैटर की जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, जो कि सन में पाया जाता है। तो हाइड्रोजन उस समय उसी फॉर्म में पाया जाता था जिस फॉर्म में वो आज सन में पाया जाता है, इन द स्टेट ऑफ प्लाज्मा। तो अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, तो जब एक्सप्लोजन के दौरान जब मैटर बनके तैयार हुआ, मतलब कि हाइड्रोजन बनके तैयार हुआ था, तो इट वाज वेरी हॉट, मतलब कि प्लाज्मा फॉर्म में था। और इतने हॉट और प्लाज्मेटिक फॉर्म में होने की वजह से वो ओपेक था, मतलब कि उस समय की जो यूनिवर्स थी वो ओपेक थी। ओपेक का मतलब क्या होता है? ओपेक का मतलब होता है जिसके आर पार आप ना देख पाए। मतलब कि अगर ये पेन है, अगर हम इस पेन के उधर देखना चाहें, इस पेन के थ्रू, तो हम नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि ये पेन ओपेक है। देखिए, 3 तरीके की चीज़ें होती हैं, एक ट्रांसपेरेंट, एक ट्रांसलूसेंट और एक ओपेक। ट्रांसपेरेंट क्या होता है? जिसके आर पार हम देख सकते हैं, कोई ऐसा मटेरियल जिसके आसपास हम देख सकते हैं। ठीक है, मतलब कि अगर उधर से लाइट पास हो रही है और हमारी आँखों तक पहुँच रही है तो हम उसको ट्रांसपेरेंट कहते हैं। ट्रांसलूसेंट क्या होता है? हम उसके आर पार देख पा रहे हैं, लेकिन इतना सफाई से नहीं, हमें उस तरफ की चीज़ इतनी साफ नहीं दिख रही है, धुंधली दिख रही है, उसे कहा जाता है ट्रांसल्यूसेंट। ओपेक कहा जाता है कि हम उसके पार वाली चीज़ नहीं देख सकते, हम उसके आर पार नहीं देख सकते। तो हाइड्रोजन के इतने हॉट टेम्परेचर और प्लाज्मा स्टेट के होने की वजह से जो यूनिवर्स थी वो ओपेक थी।
ठीक है, ये तो बात है उस समय की जब बिग बैंग हुआ था, जब एक्सप्लोजन हुआ था, विस्फोट हुआ था। लेकिन फिर उसके कुछ सालों बाद की क्या स्थिति थी? देखिए, टेम्परेचर था हाई, लेकिन धीरे धीरे करके एनर्जी रिलीज़ हुई, टेम्परेचर भी रिलीज़ हुआ, धीरे धीरे यूनिवर्स जो थी वो कूल डाउन हुई, उसका जो तापमान था वो धीरे धीरे नीचे गिर रहा था। तो उसके बाद क्या हुआ? तो लगभग 3.8 लाख ईयर्स, आफ्टर 3.8 लाख ईयर्स के बाद, मतलब इतने सालों बाद इस स्थिति में आ गई थी, मतलब कि जो यूनिवर्स थी वो इतनी कूल डाउन हो चुकी थी कि जो प्लाज्मेटिक प्लाज्मा की फॉर्म थी गैशियस फॉर्म में बदल गई थी। मतलब हाइड्रोजन अपने प्लाज्मा फॉर्म में गैस फॉर्म में बदल गया था। तो क्योंकि वो गैस फॉर्म में बदल गया था, इसकी वजह से जो था, अब जो यूनिवर्स थी वो ओपेक की बजाय ट्रांसपेरेंट हो गई थी। प्लाज्मा की वजह से ओपेक थी, गैस की वजह से ट्रांसपेरेंट अब हो गई थी। तो इसको कैसे समझोगे आप कि गैस की वजह से ट्रांसपेरेंट कैसे हो गई थी? देखिए, अगर आप एक रूम में आपको रख दिया जाए कि आप इस रूम में रहो और उसमें कोई भी गैस फिल कर दी जाए, ऑक्सीजन भी तो एक गैस है, हमारे आसपास इतनी सारी गैसेस मौजूद हैं, वो गैसेस हमें किसी चीज़ को देखने में रोकती तो नहीं है। उसी तरीके से जब जो हाइड्रोजन है वो प्लाज्मेटिक फॉर्म से, जिसकी वजह से जो यूनिवर्स थी वो ओपेक हो गई थी, क्योंकि उस समय यूनिवर्स में सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन ही एग्जिस्ट करती थी और कोई मैटर एग्जिस्ट नहीं करता था। तो जो प्राइमरी और बेसिक एलिमेंट है हमारे यूनिवर्स का वो है हाइड्रोजन। ठीक है, तो जब वो अपने प्लाज्मा फॉर्म में थी और बहुत हॉट थी, वो ओपेक थी, हम यूनिवर्स में आर पार नहीं देख सकते थे, यूनिवर्स वॉज ओपेक। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर गिरा, यूनिवर्स कूल डाउन हुई, आफ्टर 3.8 लाख ईयर्स जो हाइड्रोजन था वो अपने प्लाज्मा फॉर्म से बदल के गैशियस फॉर्म में आया। और क्योंकि हमें पता है जब कोई चीज़ गैशियस या फिर गैसेस के आर पार हम देख सकते हैं, तो जो यूनिवर्स थी वो ट्रांसपेरेंट हो गई। अब ट्रांसपेरेंट तो हो गई, हम उसके आर पार देख सकते हैं, लेकिन देखने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ें क्या होती हैं? सोचिए, देखने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ें आँखें होती हैं। जी हाँ, देखने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ आँखें होती हैं, लेकिन उन आँखों से ज़रूरी भी कोई चीज़ होती है, वो होती है लाइट। अगर आपके पास आँखें हैं फिर भी आप रात के अंधेरे में बिना लाइट के तो नहीं देख सकते होंगे ना। वही कॉन्सेप्ट यूनिवर्स में भी लगता है। अगर यूनिवर्स ट्रांसपेरेंट हो भी गई है, उसके आर पार देखा जा भी सकता है, लेकिन फिर भी नहीं देखा जा सकता। क्यों? क्योंकि अभी भी यूनिवर्स में कुछ ऐसी चीज़ नहीं है जिससे लाइट एमिट हो रही हो, लाइट आ रही हो। कोई ऐसा एलिमेंट या कोई ऐसा मैटर नहीं है जो लाइट, जिससे हमें लाइट प्राप्त हो। तो अभी भी यूनिवर्स ट्रांसपेरेंट तो है, देखने लायक तो है, लेकिन देखा नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कोई भी लाइट नहीं है। लाइट कैसे आएगी? लाइट आएगी स्टार्स से, क्योंकि हमने पढ़ा था कि स्टार्स कुछ ऐसे सेलेस्टियल बॉडीज़ होते हैं जिनकी खुद की एनर्जी, खुद की लाइट होती है और वो लाइट एमिट करते हैं। अगर स्टार फॉर्मेशन हो जाए तो शायद हम यूनिवर्स को देख पाएँ। तो आज की इस वीडियो में हमने समझा कि यूनिवर्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ। यूनिवर्स जब फॉर्म हुई थी तो वो किस स्टेट में थी? हाइड्रोजन प्लाज्मा फॉर्म में था, यूनिवर्स ओपेक थी, हम उसके नहीं देख सकते थे। लेकिन धीरे धीरे इतने साल बाद जैसे जैसे जो हाइड्रोजन है वो गैशियस फॉर्म में आई, वैसे ही वो ट्रांसपेरेंट भी हो गई। मतलब यूनिवर्स देखने लायक, उसके आर पार देखा जा सकता था, लेकिन फिर भी देख क्यों नहीं पा रहे थे? क्योंकि स्टार्स का फॉर्मेशन नहीं हुआ था। तो नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ गैलेक्सीज एंड फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स। आज की क्लास में हमने बात की फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स। जब जैसे जैसे हम स्टार्स के फॉर्मेशन तक आएंगे तब हमें पता चलेगा कि हम यूनिवर्स में देख सकते हैं। तो अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें हमें ये समझ में आया कि यूनिवर्स was transparent and dark। ट्रांसपेरेंट क्यों? क्योंकि जो हाइड्रोजन है वो गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी थी। और डार्क क्यों? क्योंकि वहाँ पे कोई भी लाइट सोर्स नहीं था, मतलब कि स्टार्स का फॉर्मेशन अभी तक नहीं हो पाया था।
तो आप इस पूरे लेक्चर की अगर कोई समरी अगर एक लाइन में आप डिफाइन करना चाहो तो हमने आज ये सीख लिया यूनिवर्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ, बिग बैंग थ्योरी क्या थी, उससे यूनिवर्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ, यूनिवर्स किस तरीके से बनके तैयार हुई थी अपने इनिशियल स्टेज पर। यूनिवर्स वॉज ट्रांसपेरेंट एंड डार्क। ठीक है, कल के लेक्चर में हम बात करेंगे कि यूनिवर्स के बाद फिर गैलेक्सीज का फॉर्मेशन कैसे हुआ, स्टार्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ, एंड ग्रेजुअली धीरे धीरे हम अर्थ पे भी आएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कि आपको क्या क्या और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, आपको क्या क्या और चीज़ों की ज़रूरत है। अगर आपको क्लासेस से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी चाहिए हो तो आप ओनली यूपीएससी का टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। आप इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए बस इतना ही।